नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इतिहास की लाइव क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं बीए अंतिम वर्ष इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस कि आपके बीए अंतिम वर्ष में जो इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर है या कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में हम आज बताएंगे। आपका सिलेबस 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है, जिनमें प्रत्येक इकाई के अलग अलग चैप्टर है और उन चैप्टरों के अंतर्गत क्या क्या हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है हमारी परीक्षा की दृष्टि से या हमारे सिलेबस के अनुसार कि हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग या उनके अनुसार हम जो है आज बताएंगे कि कौन कौन से वो टॉपिक है जिनका हमें आगे अध्ययन करना है। तो बीए अंतिम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, जिसमें 1740 से 1950 ईस्वी तक का इतिहास दिया गया है, उसके अनुसार इकाई प्रथम के अंतर्गत आपके कौन कौन से टॉपिक है। तो इकाई प्रथम में आपके टॉपिक है अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति। यानी जब अंग्रेज भारत आए, जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया, अपना औपनिवेशिक स्टेट बनाया, तो उस समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। यानी उस समय भारत का राजनीतिक और आर्थिक के रूप में कैसी स्थिति थी। उस समय हम सब जानते हैं कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। प्रत्येक राज्य का शासन भिन्न भिन्न राजाओं द्वारा किया जाता था और ये राज्य जो है आपस में अपनी संप्रभुता या अपनी एकता को अपनी प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य विस्तार करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, युद्ध होते रहते थे, जिनसे जो है इनकी आंतरिक दशा जो है वह कमजोर पड़ती गई। जब अंग्रेज एक व्यापारिक रूप में भारत में आए और उन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए, क्योंकि अंग्रेज ये जान गए थे कि भारत जो राजा है, भारत के जो राजा है, वो जो है हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इसी आपसी फूट का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने किस तरह से धीरे धीरे करते हुए अब संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। भारत हम सब जानते हैं कि एक कृषि प्रधान देश रहा है प्राचीन काल से ही, और उसका मुख्य आधार कृषि ही था। कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग, जिनसे जो है आर्थिक सबलता प्राप्त होती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेजों ने जो हमारे जीवन के आधार थे, कुटीर उद्योग था, कृषि था, उनका वाणिज्यकरण कर लिया और कच्चे माल को प्राप्त करके अपने इंग्लैंड भेजा और वहाँ से तैयार माल करके भारत में बेचा और किस तरह से उन्होंने मुनाफा कमाया। लेकिन इस मुनाफे के चक्कर में भारत के जितने भी कुटीर उद्योग थे वह उन तहस नहस हो गए, नष्ट हो गए, जिनसे जो है भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हुई, गड़बड़ा गई। तो हम पहली इकाई के प्रथम चैप्टर में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। चैप्टर दूसरा है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का प्रसार, प्लासी और बक्सर का युद्ध। दूसरे चैप्टर में बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का प्रसार, जब बंगाल पर उन्होंने आक्रमण किया और उसमें सत्ता का विस्तार किया, तो उस समय जो है उसके बाद उन्होंने प्लासी, जो एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, जिसमें जो है भारत में या फिर बंगाल में कहें, इन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत किया अंग्रेजों ने। तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया और उस समय जो है किस तरह से इन्होंने अपनी चालाकी से, बड़ी ही चालाकी से जो है बड़े चालाकी से जो है इन्होंने अपने उनके जो मुखिया थे या सेनाओं के जो सेनापति थे, उन्होंने उनको अपने पक्ष में कर लिया
और जो मीर जाफ़र वगैरह, यार लतीफ़ या राय दुर्लभ जो नवाब की सेना में थे सेनापति, उन्हें लालच देकर, पद का लालच देकर या धन का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। और ये तीनों ही जो है मूक दर्शक, जब युद्ध हुआ तब मूक दर्शक बने गए और बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया। तो इस तरह से जो है सिराजुद्दौला की सेनाएं हार जाती है और फिर जो है सिराजुद्दौला का वध भी कर दिया जाता है बाद में मीर जाफ़र के सहयोगी द्वारा या उसके भतीजे द्वारा, जो भी है। तो इसने जो है किस तरह से जो है बंगाल में अपनी सत्ता कायम की और उसके बाद बक्सर का युद्ध इससे भी निर्णायक माना जाता है, ताकि जो है जो कमी पैसी रह गई थी वो बक्सर के युद्ध ने ही पूरी कर दी। और इस प्रकार इन्होंने जो है वास्तविक रूप से सत्ता अपने कब्जे में कर ली, अपने अधिकार में कर ली। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि। उसके बाद अंग्रेजों ने मराठा प्रशासन पर भी अधिकार करने का प्रयास किया और उसके कारण जो है प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध हुआ और उसके बाद जो है सालबाई की संधि हुई। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है सहायक संधि एवं गोद निषेध प्रथा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में। यानी जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने सहायक संधि और गोद निषेध प्रथा का प्रारंभ किया, क्योंकि डलहौजी जो है ऐसे शासक जिनकी संतान नहीं थी, तो वो जो है पहले ये परंपरा थी कि वो अगर किसी राजा की संतान नहीं है तो वह किसी को अपने ही वंशज के किसी सदस्य को गोद ले लेते थे और फिर जो है भावी राजा के रूप में या उत्तराधिकारी का रूप में उसके रखते थे और फिर जो है उसे अपना उत्तराधिकार सौंपते थे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने जो है बड़ी चालाकी से गोद निषेध प्रथा प्रारंभ की, ताकि जो है अगर कोई जिसका राजा का अगर कोई पुत्र नहीं है तो जो है उसके राज्य को किस तरह से हड़प किया जाए, उस पर किस तरह से अधिकार किया जाए। तो यही सोचकर लॉर्ड डलहौजी ने जो है गोद निषेध नीति का प्रचलन किया और इसके अंतर्गत जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और ऐसे इसके विरोध में कई विप्लव हुए, जैसे झांसी वगैरह, जो उन्होंने जो है इसका विरोध भी किया। लेकिन फिर भी जो है ये विरोध मजबूत सिद्ध नहीं हुए और अंग्रेजों ने जो है अपने राज्यों में अपने साम्राज्य में इनका विलय कर लिया। तो हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। सहायक संधि एवं गोद निषेध प्रथा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में। तो आपके इकाई प्रथम, जिसके अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है या हम इकाई प्रथम के अंतर्गत किन किन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, तो उनमें से है अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति। दूसरा, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का प्रसार, प्लासी और बक्सर का युद्ध। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि। और उसके बाद सहायक संधि एवं गोद निषेध प्रथा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में। तो आपके इकाई प्रथम में ये टॉपिक है जिनका हम अध्ययन करेंगे आगे। इकाई दो जिनके अंतर्गत जो है हमें किन किन टॉपिकों का अध्ययन करना है या क्या क्या टॉपिक है आपके लिए, तो उसके अंतर्गत है स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाएं। यानी अंग्रेजों ने जो है लगान वसूली के लिए अपनी सुविधा के अनुसार जो है भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न इकाइयों में जो है भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं लागू की। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे स्थायी बंदोबस्त है, तो जो है स्थायी बंदोबस्त यह जमींदारों के साथ किया गया था और इसमें जमींदार को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया। और स्थायी बंदोबस्त जागीरदारी, मालगुजारी तथा बिस्वेदारी आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। यानी जो स्थायी बंदोबस्त है उनको भिन्न अलग नामों से, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिनको कहा भी जाता है। जैसे स्थायी बंदोबस्त को जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी आदि नामों से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तर कर्नाटक के क्षेत्र में लागू की गई और संपूर्ण भूमि का या क्षेत्रफल का जगह है भारत के क्षेत्रफल का जो है 19% हिस्सा जो है इसके अंतर्गत आता था। बात करें रेतवाड़ी व्यवस्था की, तो रेतवाड़ी व्यवस्था की जन्मदाता जो है थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड माने जाते हैं। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम
आदि क्षेत्र में लागू की गई। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे अधिक भू क्षेत्र पर लागू की गई। लगभग जो है भू क्षेत्र का 51% इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान ही भूमि का स्वामी था और वह समय जो है कुल उपज का लगभग 33% से लेके 55% तक का जो है लगान कंपनी के पास जमा करता था। यानी कि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया था और जमींदार को लगान वसूली के अधिकार दिए गए थे, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है इसमें भूमि का स्वामी किसान को ही माना गया था और किसान डायरेक्ट ही जो है भूमि का लगान जो है वो कंपनी के पास जमा करवाता था। तीसरी महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था जो है संपूर्ण महल यानी जिसे ग्राम जिसे महल भी कहा जाता था, तो एक संपूर्ण ग्राम को एक इकाई माना जाता था और इस इकाई के अंतर्गत संपूर्ण ग्राम की जो है लगान वसूली का अधिकार दिया गया था। और इसके अंतर्गत जो है आगरा तथा अवध के क्षेत्र आते थे और लगभग कुल क्षेत्रफल का 30% जो है इस महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार ये पहले चैप्टर में आपके स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था। दूसरा है कृषि का वाणिज्यीकरण और उसका प्रभाव। अंग्रेजों ने जब भारत पर आधिपत्य स्थापित किया तो उसमें उस समय कृषि जो है जीवन का मुख्य आधार था या प्रमुख व्यवसाय जनता का कृषि था, लेकिन उसमें जो है खाद्यान्नों को उत्पन्न किया जाता था, उसका वाणिज्यीकरण नहीं हुआ था, यानी ज्यादा विक्रय करना ये ऐसा नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य स्थापित किया तो जो है उन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, कई ऐसी फसलें उगाने पर मजबूर किया, जैसे नील की खेती के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा। तो जैसे नील खेती एक विशेष क्षेत्र या भूभाग पर जो है नील की कृषि करना आवश्यक था ताकि उनका जो है अंग्रेज विक्रय कर सके। तो ऐसे उन्होंने जो है कृषि का वाणिज्यीकरण किया और फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा। कृषि के वाणिज्यीकरण करने से जो कच्चा माल अंग्रेजों को प्राप्त होता था, कच्चे माल को अपने देश भेज देते थे और उसके बदले में वहाँ से तैयार माल को हिंदुस्तान लाकर बड़े मुनाफे के साथ बेचा जाता था, जिससे जो है कृषकों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई क्योंकि कच्चा माल बड़े सस्ती कीमत पर खरीदा जाता था। तो इसका वाणिज्यीकरण का प्रभाव ये हुआ कि जो है कृषक जो थे उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय और शोचनीय हो गई और उनके पास खाने की तो बात क्या करें, यहाँ तक कि कई ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनको पहनने के कपड़े या अपना घर चलाने के जो है वो वहाँ तक भी वो नहीं कर पाते थे। तो इसके बड़े ही वाणिज्यीकरण के बड़े गहरे प्रभाव पड़े। तो इसके हम पढ़ेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण और उसका प्रभाव। फिर कुटीर उद्योगों का पतन, यानी भारत में जो कुटीर उद्योग थे, जो कृषि से संबंधित उद्योग थे या अन्य उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग हमारे जीवन का मुख्य आधार थे, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद और भारत पर आधिपत्य करने के बाद जो उन्होंने जिस तरह से कच्चे माल का निर्यात किया और वहां से तैयार माल का आयात करके उनको बेचना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण हमारे कुटीर उद्योगों से जो उत्पन्न माल होता था या माल बनाया जाता था वह ठप हो गया और इससे धीरे धीरे करते करते कुटीर उद्योगों का पतन भी हो गया। इसके बाद धन निष्कासन के कारण एवं प्रभाव कि अंग्रेजों ने किस तरह बड़ी चालाकीपूर्ण धन का निष्कासन किया यहाँ से विदेश में या अपने देश में, तो उनके क्या कारण थे, धन निष्कासन के क्या कारण थे उनके बारे में, और इसके साथ साथ उस धन निष्कासन का क्या प्रभाव पड़ा कि प्राचीन काल से लेकर हमारे देश को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन यही सोने की चिड़िया हमारा देश जो है किस तरह से जो है अंग्रेजों ने उसको कंगाल बना दिया, निर्धन बना दिया अपने इस धन निष्कासन के कारण। तो जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके क्या कारण थे और इसके फिर प्रभाव क्या क्या पड़े। अगला टॉपिक है आपके इकाई 3। इकाई 3 के अंतर्गत पहला चैप्टर शिक्षा और न्यायिक सुधार, यानी अंग्रेजों ने जो है शिक्षा और न्यायिक सुधार में क्या क्या प्रयास किए, या क्योंकि अंग्रेजों का मकसद सिर्फ ये यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है कोई शिक्षा की जागृति लाना नहीं था, उन्हें एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो
दिखने में तो भारतीय हो लेकिन वो अंग्रेजों का गुलाम हो। तो उन्हें एक अपने गुलाम ऐसे वर्ग तैयार करना था जो उनके अधीन काम कर सके, इसलिए उन्हें जो है एक शिक्षा का प्रयास किया। और हालांकि यही शिक्षा का प्रयास जो है उनके बाद में जो है उनके सरदर्द का कारण बना, और फिर जो है लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने किस तरह से विद्रोह किया और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगा दिया। लेकिन हालांकि यहाँ पर जो है शिक्षा के प्रयास किए गए वो अपनी सुविधा के लिए या अपने अनुसार जो किया गया। तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे सुधार किए गए शिक्षाओं के अंदर, जैसे 1813 का चार्टर एक्ट, 1854 ईस्वी का चार्ल्स वुड डिस्पैच, फिर उसके बाद हंटर आयोग 1882-83 का, रेले कमीशन 1902 का, फिर उसके बाद सैडलर आयोग आदि बहुत सारे ऐसे आयोग बनाए गए जिससे जो है शिक्षा का प्रसार किया गया। और इसके साथ साथ जो है न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार किया गया। तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे पहले चैप्टर के अंतर्गत शिक्षा और न्यायिक सुधार। उसके बाद भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन। जब अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति पर आघात करना प्रारंभ कर दिया, यहाँ की रीति रिवाज और परंपराओं को जो है बदलने का प्रयास किया और कुछ प्रथाओं पर रोक लगा दी, तो इसके कारण जो है को बहुत सारे आंदोलन हुए भारत में। और इसमें अंतर्गत जो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पड़े। इनका जब इन्होंने निषेध करना या रोक लगाना प्रारंभ किया तो जो रूढ़िवादी लोग थे उनके अंतर्गत ये आया कि उनकी समझ में ये आया कि अंग्रेज जो है पूरी तरह से हमारा पाश्चात्यकरण करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, और इस कारण जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी हुए, जिसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रेस का विकास। इसके बाद अंग्रेजों ने जो है पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ कर दी और इसके अंतर्गत विद्वानों में मतभेद थे कि एक तरफ एक गुट था कि पाश्चात्य जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अंग्रेजी में दी जाए, जबकि दूसरा गुट था उनका मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वह अपनी मातृभाषा में दी जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा का प्रयास किया, पाश्चात्य शिक्षा को लागू किया, फिर आखिर में अंग्रेजी शिक्षा को ही जो है माना गया और शुरुआत में मानी गई। उसके बाद प्रेस का विकास, जो प्रेस का विकास हुआ जिसके अंतर्गत लागू किए गए एक्ट लागू किए गए इसके विकास के लिए। उसके बाद भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए, बहुत सारे कुछ हुआ, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रेस के विकास के बारे में। उसके बाद सामंतवाद के विरुद्ध कृषक प्रतिरोध। सामंतवाद जो जिसे जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता है या सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो है सामंतों को लगान वसूली का अधिकार दिया गया था। अंग्रेजों ने अपने कृषि संबंधित लगान वसूली का या कर वसूली का अधिकार जो है इन सामंतों को दिया गया था। तो जब ये सामंत लोग जो है किसानों पर या जनता पर अत्याचार करने लग गए और अधिकांश लगान वसूल करके अपने पास रख के या उसका कुछ हिस्सा जो है जितना वो निर्धारित किया गया था वो कंपनी को जमा करवा दिया जाता था, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा वो खुद रख लेते थे। और वसूली के लिए चाहे वो अकाल पड़े या बेचारा किसान या जो जनता जो है वो लगान देने योग्य है या नहीं है, कैसी स्थिति है, लेकिन उन सबको जो है वो नज़रअंदाज करके उनका कार्य सिर्फ वसूली करना होता था। और अगर कोई वसूली नहीं दे पाता था, लगान नहीं दे पाता था, तो उन पर अमानवीय अत्याचार किया जाता था। किस तरह से वो उन पर अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, जिससे जो है कृषकों की और मजदूरों की स्थिति बड़ी ही दयनीय और शोचनीय हो चुकी थी। तो इसके प्रतिरोध में, यानी जब सामंतों ने शोषण करना प्रारंभ कर दिया, एक तरफ तो अंग्रेज शोषण कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ जब सामंतों ने भी शोषण करना प्रारंभ कर दिया, अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया कृषकों पर, मजदूरों पर, जनता पर, तब जो है इसके विरुद्ध में कई कृषक आंदोलन हुए और उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि सामंतवाद के विरुद्ध कौन कौन से कृषक आंदोलन हुए या प्रतिरोध हुए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 1857 का विप्लव, कारण, प्रकृति एवं परिणाम। उसके बाद जो है जिसे 1857 में एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग नजरिए से देखा है। उसकी प्रकृति के बारे में कोई कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, या कुछ कहते हैं कि ये मात्र एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि सैनिकों ने ही सर्वप्रथम विद्रोह किया था। और चाहे प्रकृति इसकी कैसी भी रही हो,
लेकिन यह विद्रोह बड़ा महत्वपूर्ण था और इस विद्रोह के कई कारण थे। ऐसा नहीं कि किसी एकमात्र कारण से ही यह विद्रोह हुआ, इसके कई कारण थे। उनमें से जैसे राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे। जैसे राजनीति में जो है गोद निषेध प्रथा हो या कोई भी प्रथा हो ऐसी जिसके अंतर्गत जो है भारतीयों पर, राजाओं पर रोक लगा दी गई, निषेध लगा दिया गया। और इसमें धार्मिक रूप से कई प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जैसे सती प्रथा हो या दूसरे कोई भी प्रथा हो ऐसी प्रतिबंधित किया गया। या और भी कई कारण ऐसे थे कि जैसे अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, भारतीयों को वह जो हे दृष्टि से देखते थे, हीन दृष्टि से देखते थे, जिसके कारण जो और सैनिकों के वेतन और भत्तों में भी अलग अलग मानदंड थे कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, उनको कम सुविधाएं दी जाती थी। अच्छा, अंग्रेजों को अधिक सुविधाएं दी जाती थी, उनका वेतन भी ज़्यादा था। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण यह विप्लव या जिसे विद्रोह कहा जाता है या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है वो हुआ 1857 में। और इसका तात्कालिक कारण भी माना जाता है कि यूं तो सैनिकों में या उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति असंतोष था, लेकिन इसका मुख्य कारण या तात्कालिक कारण क्या था कि विद्रोह क्यों फूट पड़ा। तो इसका तात्कालिक कारण के अंतर्गत जो है गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का जो प्रयोग किया गया एनफील्ड राइफल के अंतर्गत, जब सेना में लोगों में यह, सैनिकों में यह बात फैल गई कि जो नए प्रकार की एनफील्ड राइफल आई है, इसका जो कारतूस है उसको उसमें लगाने से पहले ही दांतों से अलग करना पड़ता था उसका खोल, और उस खोल पर जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिसके अंतर्गत हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उस सैनिकों के अंतर्गत जो है आक्रोश उत्पन्न हो गया। और फिर जो है एक यही आक्रोश विप्लव का कारण बनता है और तात्कालिक जो है कारण बनता है और विद्रोह भड़क उठता है। और उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किए और किस तरह से उन्होंने जो है अत्याचारपूर्ण तरीके से, दमनपूर्ण तरीके से इस विद्रोह को दबाया गया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन फिर भी जो है इस विद्रोह से जो है अंग्रेज काफ़ी सतर्क हो गए और जो कंपनी का शासन था वो उसे समाप्त कर दिया गया और सीधा ही ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यानी ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत जो है शासन व्यवस्था हो गई। तो इसके कई कारण थे और इसकी प्रकृति कैसी थी और इसके परिणाम क्या हुए, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगली इकाई 4 कि इकाई 4 के अंतर्गत जो है हमें किन किन टॉपिकों का अध्ययन करना है, किन किन हमारे चैप्टर क्या है। तो उसके अंतर्गत है राजनीतिक जागृति का विकास। भारत में राजनीतिक जागृति का विकास हुआ उसके बारे में। उसके बाद उदारवादी, उग्रवादी एवं क्रांतिकारियों के सिद्धांत। उसके बाद जो भारत में जब राजनीतिक क्रांति हुई या राजनीतिक जागृति हुई, तो उसके बाद जो है मुख्य रूप से जो क्रांतिकारी थे वो 2 दलों में विभक्त हो गए, जिसमें से एक उदारवादी थे और दूसरा उग्रवादी। उदारवादी मुख्य रूप से जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जिसमें जैसे दादा भाई नौरोजी हो या और भी बहुत सारे ऐसे थे, तो उनकी विचारधारा अनुनय विनय की थी और वो जो है अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज जो है हमें न्याय देंगे, हमारे लिए न्याय करेंगे, और वह जो है प्रार्थना करते रहते थे। प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना, ये इनकी प्रकृति थी उदारवादियों की। लेकिन जो उग्रवादी थे उनका ये मानना था कि अंग्रेज न्याय नहीं दे सकते क्योंकि ये एक जो है विदेशी लोग हैं और इनसे जो है हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। तो उनके अंतर्गत उग्रवादियों का मानना था कि हम इनसे लड़कर या इनका प्रतिरोध कर कर ही न्याय प्राप्त कर सकते हैं, हमें न्याय छीनना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है उनकी विचारधारा अलग थी। उनका मानना था कि अनुनय विनय से कुछ होने वाला नहीं है। तो उन विचारधारा के अंदर जैसे लाल बाल पाल नाम से प्रमुख रूप से जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये मुख्य रूप से उग्रवादी संगठन या उग्रवादी विचारधारा के लोग थे। इनका मानना था कि हमें जो है भिक्षावृत्ति नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए और हम उसको लड़कर प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार उग्रवादी और उदारवादी विचारधारा और क्रांतिकारियों के सिद्धांत, इनके क्या क्या सिद्धांत थे इन दोनों विचारधाराओं के, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद
विषय और उपलब्धियां, इनकी क्या क्या विषय रहे और इनकी उपलब्धियां क्या रही। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। इसके बाद अगला चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, आज़ादी का आंदोलन हुआ, उसमें जो है गांधी जी का क्या योगदान रहा या उनकी क्या भूमिका रही। कि गांधी जी ने जो है एक बार कहा था कि मैं जो है एक धूल के कण से जो है कांग्रेस से भी बहुत बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूँ। तो गांधी जी जब 1915 में वापस भारत लौटे और उसके बाद सक्रिय रूप से जो है राजनीति से जुड़े और सब प्रथम जो है खेड़ा, चंपारण आदि आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और उसके बाद धीरे धीरे वो मुख्य बन गए और उन्होंने जो है भारतीय लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और इस अहिंसा के साथ साथ उन्होंने लोगों को जागरूक किया। और प्रारंभ में गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी रहे और उनका ये मानना था कि अंग्रेज जो है वो व्यवस्था बनाए रखेंगे या न्याय प्राप्त करेंगे या विकास करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है उनकी विचारधारा में भी परिवर्तन आता है और आखिर में जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नारा देते हैं, करो या मरो का। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या थी, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, उसके बारे में। नेक्स्ट अगला चैप्टर कृषक और श्रमिक आंदोलन। किसानों ने जो आंदोलन किए और श्रमिकों ने जो आंदोलन किए उनके बारे में, क्योंकि किसानों का शोषण हो रहा था, श्रमिकों का शोषण किया जा रहा था और अपने शोषण और अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। तो कौन कौन से आंदोलन हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे कृषक और श्रमिक आंदोलन के अंतर्गत। और उसके बाद दलित वर्ग का आंदोलन, और दलित वर्ग था उस समय, उन्होंने भी आंदोलन किया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका अगला 5वां चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम जो है किन किन का अध्ययन करना है, कौन कौन से हमारे लिए टॉपिक है। तो उनमें है कि 1909 का अधिनियम मिंटो मार्ले सुधार, यानी इसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर है वो है 1909 का अधिनियम, जिसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है और जिसके अंतर्गत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी, इसकी मुख्य बातें क्या थी और किन किन बातों को लागू किया गया, उनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम। और उसके बाद 1919 और 1935 का अधिनियम, विशेष रूप से 1935 का अधिनियम जो हमारे बहुत विशेष है, क्योंकि यही जो है संविधान का आधार बना 1935 का अधिनियम। तो हम इस दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे 1919 और 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो है द्वैध शासन समाप्त किया गया और जो है इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। फिर अगला जो है वो है सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन। उसके बाद अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिक राजनीति उत्पन्न की, यानी कि फूट डालो और राज करो, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा, किस तरह से उन्होंने लड़वा दिया और फिर जो है किस तरह से जो है एक हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए, दो भागों में बांट दिया। यही अंग्रेजों की सांप्रदायिक राजनीति थी, जिसके अंतर्गत जो है उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बढ़ावा दिया और उसके बाद जो है पाकिस्तान की मांग उठने लगी और फिर जो है इसी सांप्रदायिक राजनीति के कारण जो है भारत का विभाजन होता है और एक अलग राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान में बनता है। तो जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे सांप्रदायिक राजनीति और भारत का विभाजन, जो 1947 में हुआ। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपका है वह है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके आज़ाद हिंद फौज के बारे में, जिनका उन्होंने गठन किया था और उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे और उनकी विचारधारा किस प्रकार की थी उसके बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत और उनके आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है आपका वह है भारतीय संघ में देशी राज्यों का विलय तथा कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्याएं। उसके बाद जब आंदोलन समाप्त हुए, भारत आज़ादी की ओर अग्रसर हुआ और 1947 में आज़ाद हो गया और पाकिस्तान का भी निर्माण हो गया, लेकिन उसके बाद भारतीय जो संघ था उनमें भिन्न भिन्न देशी रियासतें थी
और उन रियासतों को जो है समस्या ये थी कि उनका एकीकरण कैसे किया जाए, क्योंकि अधिकांश ऐसे शासक थे जो अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जो है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने लौह पुरुष कहा जाता है और जो पहले हमारे गृह मंत्री रही, तो उनके प्रयासों से जो है उन्होंने किस तरह से प्रयास किए और भारतीय संघ में देशी राज्यों का विलय किया। वो कौन कौन सी रियासतें थी, किस प्रकार से विलय किया गया, उनके बारे में, और इसके साथ साथ कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्याएं। कश्मीर जहाँ का शासक हिंदू शासक था, जिसने जो है किस प्रकार से जो है इसकी समस्या थी, कश्मीर की समस्या, उन्होंने जब पाकिस्तान ने उन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए उस पर जो है आक्रमण किया, तो कश्मीर के शासक ने किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को या जवाहरलाल नेहरू को जिसे कहें पत्र लिखा या जो भी किया। उसके बाद इसका कश्मीर का भारत की सेनाएं वहां गई और कश्मीर का विलय करो सेना के द्वारा किया गया। तो उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये कश्मीर की समस्या जो है जस की तस रही, आज भी जो है हमारे लिए मुसीबत बनी रही। कश्मीर पर पाकिस्तान एक तरफ से अपना आधिपत्य करना चाहता है, अपने कब्जे में लेना चाहता है, जबकि कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग उस वक्त भी था और आज भी है। तो उस समस्या के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्याएं, हैदराबाद का नवाब जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन किस तरह से उस समस्या का हल किया गया। तो चैप्टर 5 के अंतर्गत आपके मुख्य टॉपिक यही है कि 1909 का अधिनियम, जिसे मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है, उसके बारे में, 1919 और 1935 का अधिनियम, सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, भारतीय संघ में देशी राज्यों का विलय तथा कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्याएं। तो ये थे आपके 5 इकाइयां जो बीए अंतिम वर्ष के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत, जिनका हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।